हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का ये सेशन एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इसमें मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। और इस मॉडल पेपर में जीके जीएस के क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और हमारा ये मॉडल पेपर 5 नंबर मॉडल पेपर रहेगा। कितना? 5 नंबर मॉडल पेपर रहेगा। और पिछले मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हो तो वो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख ले। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और तेल सेवा प्रारंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार किस गवर्नर के समय में तार और तेल सेवा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कैनिंग। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सा गवर्नर है जो जिसके समय तार और तेल सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर दो फटाफट। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। बी आंसर, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। लॉर्ड डलहौजी के समय तार और तेल सेवा प्रारंभ की गई थी। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी के समय ही तार और तेल सेवा प्रारंभ की गई थी। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक कौन था? ये हमारा भारत का पहला जनरल गवर्नर था, जिसने कितने समय तक जनरल गवर्नर के रूप में कार्य किया था? 1828 से 1835 तक किया था। कब? 1828 से 1835 तक किया था इसने कार्य। और सती प्रथा पर रोक इसी ने लगाई थी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस पर सती प्रथा पर रोक लगाई थी? कब लगाई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई थी ये कब लगाई थी? ये रोक लगाई थी 1829 को। कब लगाई थी? 1829 को लगाई थी। तो हमारा बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन है मुंबई, लाहौर, नागपुर, अहमदनगर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी आर्य समाज की स्थापना। कहाँ पर? मुंबई में की थी। कब की थी? 1875 में की थी। सन क्या थी? 1875। और डेट क्या थी? 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। और आपसे विक्रम संवत पूछे तो आप बता देना। विक्रम संवत है किसकी? 1932 विक्रम संवत। विक्रम संवत है 1932। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और सन की डेट क्या थी? 10 अप्रैल 1875 थी। और हमारा यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा।
दिल्ली दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कौन बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बेहराम शाह और आराम शाह। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? फटाफट आंसर दो इसका, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आ रहा है। चारों आंसर आ रहे हैं। चारों थोड़े होंगे, एक आंसर होगा। तो सभी बिल्कुल राइट आंसर दो इसका, और जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नसीरुद्दीन सुल्तान का बलबन प्रधानमंत्री था। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चनों का लेवल यही सेम रहेगा एसएससी जीडी के लिए। तो आपके पास समय काफ़ी कम है, मात्र 2 महीने बचे। दिसंबर तो अब आज कितनी हो गई है? आधा दिसंबर आ गया। और कहते हैं ना, जनवरी जर जाएगी और फरवरी फुर फुर उड़ जाएगी। तो ये जनवरी और फरवरी महीने निकलने में टाइम नहीं लगता है, तो तैयारी खूब करनी है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वैध शासक किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो द्वैध शासक किस शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1909 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1935 में, वर्ष 1947 में। तो इसका क्या आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, वर्ष 1919 में। कब? वर्ष 1919 में। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। द्वैध शासन वर्ष 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1919 के द्वारा लागू किया गया था। कौन सा द्वैध शासन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा, वर्ष 1919 में। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन है समुद्र की गहराई में, समुद्र की दिशा में, भूकंप के झटके में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिएक्टर स्केल किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका, और एक बार सेशन को लाइक करो। सभी सेशन को लाइक करो एक बार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। फटाफट एक बार लाइक करो सेशन को। सभी एक बार सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। और इसका आंसर दो फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंप के झटके को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? तो शुष्क बर्फ इनमें से किससे तैयार की जाती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दो फटाफट। शुष्क बर्फ इनमें से किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, या नाइट्रोजन से, या ऑक्सीजन से। तो इनमें से किससे तैयार की जाती है शुष्क बर्फ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ तैयार की जाती है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। शुष्क बर्फ
कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन है कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग। तो इनमें से किस इकाई में खाद्य ऊर्जा को माप सकते हैं हम? तो इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि तो इसका फटाफट आंसर दो सभी, तुक्के नहीं मारना, आंसर देना सही। तुक्के यहाँ पर तो मार लोगे, एग्जाम में कैसे तुक्के मारोगे? एग्जाम में तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा। तो कोशिश करो आप आंसर आपका बिल्कुल राइट हो। जूल किसकी इकाई होती है? जूल होती है कार्य की। किसकी होती है? कार्य की होती है, कार्य और ऊर्जा की। कार्य और ऊर्जा की इकाई होती है जूल। और अर्ग क्या होता है? अर्ग एक कार्य और ऊर्जा की सीजीएस प्रणाली में इकाई होती है। सीजीएस प्रणाली में अर्ग कार्य और ऊर्जा की इकाई होती है। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है आपके 10⁻7 अर्ग। कितना होता है? 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तो केल्विन किसकी इकाई होती है? तापमान की। किसकी? तापमान की। तापमान की इकाई होती है केल्विन। तो कैलोरी, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। कैलोरी से खाद्य ऊर्जा को हम माप सकते हैं। कैलोरी खाद्य ऊर्जा की मापन इकाई होती है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की? तो फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन है अकबर ने, अबुल फजल ने, फिरोदौसी ने या जहांगीर ने। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फारसी ग्रंथ है ये आईने अकबरी, तो इसकी रचना किसने की थी? कहीं तो ऑप्शन आंसर दे रहा है, ए आंसर है फारसी आईने अकबरी से ए अकबर है। फटाफट आंसर दो इसका। ये आंसर नहीं होगा, ये बता देता हूं। अकबरी से अकबर का तुक्का लगा रहे हो हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन तीनों में से बताओ, बी, सी और डी में से आईने अकबरी की रचना किसने की थी? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। फारसी ग्रंथ है ये आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना की थी, किसने की थी? अबुल फजल ने। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, न कि अकबर ने की थी। अकबर ने नहीं की थी, अकबर तो ये अकबर का ही ग्रंथ है ये आईने अकबरी। तो इस नाम से एक आईने अकबरी अकबरी नाम से इसको टिक मत कर लेना अकबर को। तो इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? फटाफट आंसर दो। और आंसर आ रहे, ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। फटाफट आंसर दो, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है।
भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर दो। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का, तुक्के नहीं मारना है सभी को। कहीं तो तुक्के मारे और बता रहे ए डी सी भी बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, तो डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल कहते हैं। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, रैखिक संवेग संरक्षण पर के सिद्धांत पर कार्य करता है एक जेट इंजन। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। एक जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला। तो अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को खुद को दूसरा सिकंदर दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? यह था आपके अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था ये अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई है? काफ़ी एग्जामों में पूछा गया, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 61वां संविधान संशोधन है और अधिनियम कौन सा है? 1989। तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है, यदि यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो उसका घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो यदि दूध में क्रीम अलग कर दी जाए तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन आपके सामने, घट जाता है या बढ़ जाता है या स्थिर रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो उसका घनत्व घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है या पहले घटता है या फिर घटता है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यह कथन किसका है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने, रूसो का, अब्राहम लिंकन का, दिदरो का या अंबेडकर का। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। यह कथन किसका है, लोकतंत्र से क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, तुक्के नहीं मारना इस बार सही करेक्ट आंसर देना है आपको। और देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो किसका है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, अब्राहम लिंकन का है ये। तो बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन है, तुम्बा में, श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में या कटक में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में स्थित है ये। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, हरिकोटा में। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, कक्षा 7 का क्वेश्चन है ये, किसका है, कक्षा 7 का क्वेश्चन है। तो ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के नजदीक दूरी पर स्थित है। ऑप्शन है, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति या मंगल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, फटाफट आंसर दो इसका। निम्न में से कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और समझ लेना, इसका ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आपकी भैंस पानी में जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दो इसका, तुक्के नहीं मारना है, बिल्कुल राइट आंसर देना है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम ग्रह, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। तो इनमें से शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है। तो टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है। ऑप्शन है, कैंसर के लिए, पोलियो के लिए, क्षय रोग या चेचक रोग। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जा सकता। तो इसका आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, कैंसर के लिए टीका नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाता है कैंसर के लिए। पोलियो के लिए टीका दिया जाता है,
सही रोग के लिए टीका दिया जाता है और चेचक के लिए टीका दिया जाता है। तो कैंसर के लिए टीका नहीं दिया जाता है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कैंसर की रोकथाम के लिए टीका नहीं दिया जाता, तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? तो डीएनए में एक शर्करा पाई जाती है, उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है हिक्सोज, हेप्टुलोज, पेंटोज या जाइलुलोज। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताना है आपको। साइंस से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दो कमेंट में, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। कमेंट में सभी कमेंट को भर दो आंसरों से। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताना है। कौन सी पाई जाती है? हिक्सोज शर्करा पाई जाती है। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जिसने भी ए आंसर दिया, हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। डीएनए में पाई जाने वाले शर्करा का नाम क्या है? हिक्सोज शर्करा है, वो डीएनए में पाई जाती है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो ऑप्शन आपके सामने, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो इसका आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, और फटाफट आंसर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, ओजोन। सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण ओजोन अवक्षय के कारण होता है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है CAD किसका सूचक है? तो CAD किसका सूचक है? ऑप्शन है आपके सामने, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड है। सी ऑप्शन है कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? CAD की फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है ये बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने, न्यूयॉर्क में, द हेग में, पेरिस में या मॉस्को में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ये सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। कहाँ पर है? मॉस्को में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉस्को में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? तो संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, संसद को या मंत्री परिषद को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, संसद को या मंत्री परिषद को।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया है, तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है सूर्य, हरे पौधे, वायु और जल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? सूर्य। तो सूर्य बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है आपका मुख्य सूर्य। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन है? तो 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन है? तो ऑप्शन है आपके सामने मनु भाकर, अनीस बनवाला, मणिका बन्ना और नीरज चोपड़ा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 15 वर्ष की आयु, मात्र 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता इसने, वो कौन सा है? बहुत ही गर्व की बात है। 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल, कहाँ पर? राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अनीस बनवाला। कौन है? अनीस बनवाला है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, निशानेबाज है ये अनीस बनवाला। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।